ईरान वॉर इस वक्त एक बड़े इंटरेस्टिंग फेज में एंटर हो चुकी है, जिसमें नए खिलाड़ियों की भी एंट्री हुई है। जी हां, यूक्रेन ने बड़े फख्र से क्लेम किया है कि हमने ईरानियन कश्तियों को निशाना बनाया है कैस्पियन सी के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूक्रेन की ये एंट्री और ज़ेलेंस्की ने इस हवाले से क्या बड़ा क्लेम किया है, वो खुलकर इन हमलों की जिम्मेदारी क्यों कबूल कर रहे हैं और इतनी दूर कैस्पियन सी जो कि किसी हद तक ईरान और रशिया के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, वहां पर इन्होंने कैसे स्ट्राइक्स की हैं और ईरान क्या कह रहा है, ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड बैक करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी हम देखेंगे यूएस को जो मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर हम पॉज देख रहे हैं हमलों में और खतरनाक रिपोर्ट सामने आ रही हैं एक बार फिर यूएस की कैपेबिलिटीज के हवाले से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या चल रहा है आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कैस्पियन सी का हमने मुतादिद वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। ये ईरान और रूस को मिलाता है और ईरान और रशिया ने बहुत पहले से ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस ट्रेड कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सैंक्शन फ्री है। यहाँ पर वेस्टर्न सैंक्शंस उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकती जिस तरह दूसरे ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर होती हैं, और हमें पता है कि ये जो ज़्यादातर शिपिंग लेन्स हैं वहाँ पर अमेरिका की नज़र होती है, अमेरिकन फोर्सेस की नज़र होती है, और इन्होंने अलायंसेस बनाए हुए हैं नेटो के साथ, यूके के साथ, जिसकी वजह से ये ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर अपना धाक बिठाती हैं। लेकिन ये कैस्पियन सी है जो कि एक शॉर्टेस्ट वे है ईरान और रूस के दरमियान। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि 2022 के एंड पे हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें रईसी और पुतिन ने एक नया मुआहदा किया था कि हम किस तरह सैंक्शंस को डिफाई करेंगे, और उन्होंने अपनी अपनी साइड पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का ऐलान किया जिस पर वो काम कर रहे हैं, यानी जिसकी वजह से ईरान और रूस के दरमियान जो ट्रेड है वो बरकरार रहे। अब ये जरा मैप पर नजर दौड़ाएं तो आपको सारी गेम समझ लग जाती है कि कैस्पियन सी किन किन ममालिक को टच करता है। वैसे तो इसको समंदर कहते हैं, लेकिन ये चारों तरफ से चूंकि लैंड मैस से घिरा हुआ है इसलिए इसको एक बहुत बड़ी लेक भी कहा जाता है। आज़रबाईजान, ईरान, काजाकिस्तान, रूस और तुर्कमानिस्तान, और यहाँ दो बड़े प्लेयर्स की बात करें ईरान और रूस, और तीसरा बड़ा प्लेयर है बाकू यानी आज़रबाईजान जो एक अहम किरदार अदा करता है। अब बाकू वो जगह है जिसको दोनों साइड्स अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, रशियंस भी और अमेरिकन्स भी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रशिया से इनका टिल्ट थोड़ा सा अमेरिका की तरफ हुआ है, और आपको याद है हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि आज़रबाईजान में इजरायली बेसिस का भी इंकशाफ हुआ था क्योंकि इनके इजराइल से भी बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, और आज़रबाईजान का तेल जाता है तुर्की के रास्ते इजराइल। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आज़रबाईजान की मदद ली गई है ईरान पर हमला करने के लिए, ईरानियन कश्तियों को टारगेट करने के लिए, जो रूट हिस्टोरिकली ईरान और रूस आजादाना इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी थ्रेट के। तो इतना जिगरा कहां से आया है यूक्रेन के पास कि वो खुल्लम खुल्ला ट्वीट कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हमने हमला किया है, हमने अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल करके इस जगह को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की टेरिटरी यहां से 1500-2000 किलोमीटर तक दूर है, इतनी दूर है, फिर भी इन्होंने निशाना बनाया है। और ज़ेलेंस्की ने ये पैगामात देने शुरू कर दिए हैं कि हमारी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज बहुत मजबूत हैं, हम रशिया के अंदर भी बहुत दूर दराज तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये कैस्पियन सी क्या चीज है। लेकिन यहां पर तशवीश वाली बात यह है कि ईरानियन और रशियन इंटेलिजेंस का फेलियर नजर आया हमें, और किस तरह रिलेटिवली एक छोटे प्लेयर ने इनकी पार्टनरशिप को टारगेट किया है रूस और ईरान की। इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये हमला काफी डेडली बताया जा रहा है, जिसमें एक सी फेरर हलाक हुआ है और 3 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए हैं। ईरान के मुताबिक रूस के साथ ये हमारी एक मामूल की कार्गो थी जो कि गुड्स लेकर जा रही थी, जिस पर हमला अनएक्सेप्टेबल है। जबकि यूक्रेन क्या कह रहा है, ज़ेलेंस्की साहब ने एक नया नैरेटिव पकड़ लिया है एकदम, और वो ये कि रूस और ईरान के दरमियान जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है हम इसको नाकाम बनाकर ही दम लेंगे। अब उन्होंने अपने इस रेटरिक में इजाफा कर दिया है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन्स हम पर हमला करते हैं जो ईरान रूस को देता है, लिहाजा अब हम भी ईरान को नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ेलेंस्की ने एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया ईरान के खिलाफ, और उनके मुताबिक कैस्पियन सी के अंदर जो हमने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की हैं उसने जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। अगर हमारी इंटेलिजेंस को पता लगा कि कोई मिलिट्री रिलेटेड ट्रांसपोर्ट जा रही है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहां पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का एक बड़ा धमाका खेज इंकशाफ सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान को जो सारी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है
हैं वो रशिया प्रोवाइड कर रहा है, जो ईरान सक्सेसफुली टारगेट कर रहा है यूएस बेसिस को, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन। ज़ेलेंस्की के मुताबिक हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑर्डर दे दिया है कि रशिया जो भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, उस पर आप गहरी नजर रखें। और वो कहते हैं कि जुलाई के शुरू से ही हमने रिकॉर्ड किया है रशिया की सैटेलाइट सर्वेलेंस अमेरिका की गल्फ स्टेट्स की, और वो सर्वेलेंस इमेजेस जो हमें हासिल हुए वो ईरान में भी पाए गए। यानी उनका क्या मतलब था कि रूस ये इंफॉर्मेशन ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, पिन पॉइंट लोकेशंस, जिसकी वजह से वो खतरनाक स्ट्राइक्स कर रहे हैं यूएस बेसिस पर। वो कहते हैं कि देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन रशिया सैटेलाइट इमेजरी ऑफ दीज साइट्स एंड ईरानियन स्ट्राइक्स। और आगे वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि रशिया मस्ट बी स्टॉप्ड, द वॉर मस्ट बी स्टॉप्ड, प्रेशर ऑन द अग्रेसर मस्ट वर्क। मतलब वो एक साइड पर रूस को तो अग्रेसर कह रहे हैं क्योंकि रूस ने उन पर हमला किया था, लेकिन अमेरिका को अग्रेसर नहीं कह रहे जिसने ईरान पर हमला किया था। और डेफिनेटली यहाँ पर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस को बहुत सी मदद हासिल है, ना सिर्फ नेटो की बल्कि अमेरिका की भी। और ये पूरा एक वेस्टर्न अलायंस है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी मिलकर काम कर रही हैं। बेशक ट्रंप के जितने मर्जी इख्तलाफात आ जाएं, लेकिन इनके दरमियान एक बहुत गहरा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ये जो अपने कंबाइंड थ्रेट्स हैं जैसे चाइना, रूस, ईरान, इसमें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने में मदद करते रहते हैं। अब ईरान इस हवाले से क्या कह रहा है और उन्होंने यूक्रेन को क्या जवाब दिया है, वो क्या एक्शंस अब लेने जा रहे हैं। ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने इसको कंडेम किया है और वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं यूक्रेनियन गवर्नमेंट पर। वो कह रहे हैं कि ये हमला अनआंसर्ड नहीं जाएगा, हम स्ट्राइक बैक करेंगे और हमारी जो रेंज है मिसाइल्स की वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा है और यूक्रेन तो 2000 किलोमीटर तक दूर है। लिहाजा हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि यूक्रेन को जवाब देंगे मौसर वक्त पर। और अब ये चीज शुरू हो गई है। अब आप देखें कि ईरान एक और जगह से एक नया थ्रेट प्रोड्यूस हो गया ईरान के लिए और वो है यूक्रेन। अब डेफिनेटली अगर यूक्रेन आएगा तो फिर रशिया भी मजीद एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। जो रशिया और चाइना की बातचीत होती है कि जी ये दोनों पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते हैं, मिसाइल्स देते हैं, ड्रोन्स देते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, डायरेक्ट सामने नहीं आते। लेकिन यूक्रेन के इन इकदामात की वजह से रशिया को भी ऑप्शन मिलेंगे कि वो मजीद खुलकर सामने आए। तो समझ यही लग रही है कि ये जितना भी वेस्टर्न ग्रुप है ये यूक्रेन को अब आगे कर रहा है। मतलब यूक्रेन अब मजीद हमलों का सामना करेगा रशिया की तरफ से। यूक्रेन भी यहाँ शायद अमेरिका को कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रहा है कि देखें हम आपकी इस जंग में मदद करेंगे, आपके यूरोपियन पार्टनर्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमारी भी मदद करें रूस के खिलाफ। एक बहुत बड़ा गैम्बल प्ले कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। तो ये रूस और ईरान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि उनके एरिया में, उनके पानियों में उन पर हमले हो रहे हैं जो कि वेस्टर्न अलायंस की पहुंच से दूर समझे जाते थे, वहां पर अब हमले हो रहे हैं। ईरानियंस के मुताबिक रिसेंटली अमेरिका ने भी कैस्पियन सी में हमारी कश्तियों को निशाना बनाया है और ये एक कंबाइंड एग्रेशन है इस ग्रुपिंग की जानिब से। और अब देखना यह है कि ईरान किस तरह स्ट्राइक करेगा यूक्रेन को, और इसमें ओवरऑल देखें तो ईरान का ही फायदा बनता है क्योंकि रशिया को मजीद मौका मिलेगा कि वो इस जंग में एंटर हो, यानी फुल फ्लेज नहीं तो किसी हद तक। जो पहले खुफिया तौर पर सपोर्ट थी वो अब मजीद खुलकर आएगी। अब आपको याद होगा हमने एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया था ईरान की, कि ईरान अभी तक अमेरिका के नेवल एसेट्स पर हमला क्यों नहीं कर रहा जो कि समंदरों से इन पर टारगेट करते हैं। उसमें दो इनको प्रॉब्लम्स हैं, एक तो टैक्टिकल प्रॉब्लम है और एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। टैक्टिकल ये कि वो बहुत दूर हैं ईरान से और वो मूव पर हैं, इसलिए ईरान के लिए इतना आसान नहीं है यूएस नेवल एसेट्स को टारगेट करना, उनकी वॉरशिप्स को, उनके एयर स्ट्राइक कैरियर्स को। और पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बहुत मजबूत होता है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम यह है कि अगर उन पर हमला कर भी देता है ईरान तो यूएस मजीद खतरनाक हमले कर सकता है ईरान पर। इसलिए ईरान की फिलहाल स्ट्रेटेजी ये है कि ग्राउंड बेसिस को निशाना बनाओ जितनी भी रह गई हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई पर हमले नहीं हो रहे क्योंकि वहां से अमेरिका फिलहाल ऑपरेट नहीं कर रहा। अमेरिका जॉर्डन, कुवैत, बहरीन से ऑपरेट कर रहा है और ईरान वहां पर मिसाइल दाग रहा है। और सैकड़ों यूएस फौजियों को उन्होंने जख्मी किया है पिछले दिनों में। 5-6 फौजियों के मरने की इतलात हैं। ईरान कह रहा है हमने बहुत ज्यादा मारे हैं। तो यहाँ यूक्रेन के हवाले से भी अगर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें ईरान की, तो टैक्टिकली तो बिल्कुल पॉसिबल
इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स की रेंज 3000 किलोमीटर से ज़ायद है, ये 2000 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद ईरान ने इसकी जियोपॉलिटिकल कॉस्ट को मेजर करना है कि अगर हम इस पर हमला करते हैं यूक्रेन पर, तो कहीं वेस्टर्न अलायंस भी इस जंग में ना कूद पड़े जो अभी किसी हद तक पीछे खड़ा हुआ है, ये यूके, यूरोप, नेटो वगैरह। तो ये इसकी कॉस्ट ईरान को देखनी होगी। एक तरफ इनका ये फायदा होगा कि रूस आ जाएगा, लेकिन उनके भी जंग में इन्वॉल्व होने का खतरा है जो पूरी वेस्टर्न ग्रुपिंग है। तो ये जंग बहुत से अलायंसेस को एक बार फिर इकट्ठा कर रही है। जो दरारें आ गई थी वो एक बार फिर ऐसा लगता है कि फिल हो रही हैं। यहाँ यूक्रेन और ये जो पूरा वेस्टर्न अलायंस है वो इनको ये भी बता रहा है, यानी ज़ेलेंस्की को, कि रूस ने बहुत से ईरानियन मेड ड्रोन्स आप पर दागे हैं, यानी ईरान ने भी पास्ट में आपके खिलाफ इनडायरेक्ट एग्रेशन की हुई है। लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ईरान पर हमला करो, हम आपके साथ हैं। अब ईरान जंग की बात करें तो वहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका पिछले 3-4 दिनों से स्ट्राइक नहीं कर रहा और एक बार फिर टॉक्स की बातचीत चल रही है। ईरान और ओमान के ऑफिशियल्स एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब आपको याद है हमने डिस्कस किया था आज से चंद दिन पहले कि ये जो दूसरा राउंड है ये भी डिपेंड करेगा फायर पावर पर, म्यूनिशंस पर, इंटरसेप्टर्स पर, मिसाइल्स पर, कि कितने किसके पास हैं, कितने कंज्यूम हो रहे हैं। पहला जो राउंड था अमेरिका का, जिसमें 40 दिनों तक अमेरिका मिसाइल दागता रहा, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक आउटकम नहीं निकला। एक स्ट्रेटेजिक आउटकम जरूर निकला कि अमेरिका की पोजीशन वीक हो गई इस पूरे एरिया में। तो अब जब वो रीटूल होकर वापस आए हैं तो फिर 13 दिनों से वो इन्होंने काफी खतरनाक बमबारी की है ईरान के अंदर, लेकिन अगेन क्या रिजल्ट निकला? जीरो। टैक्टिकल लॉसेस तो हुए ईरान को, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ नहीं, रजीम चेंज हुआ नहीं, ईरान के रिजॉल्व में कोई कमी आई नहीं। तो ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज एक बार फिर क्रिएट हो गया है और अब अमेरिकन जरीदे लिख रहे हैं कि यूएस के इंटरसेप्टर्स एक बार फिर तेजी से खत्म हो रहे हैं। और आप देखें ऐसे लगता है कि इजराइल अमेरिका को कंगला करके ही छोड़ेगा। मतलब इजराइल ये चाहता है ना कि अमेरिका इस जंग में आए और हमारे बिहाफ पे स्ट्राइक करता रहे। उनके लोग मर रहे हैं अमेरिकन, और उनकी जो फायर पावर है वो कंज्यूम हो रही है। पहले भी हमने देखा था टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स, वो कितनी बड़ी तादाद में एग्जॉस्ट हुए। फिर इनके इंटरसेप्टर्स हमने ये देखा, ईरान का 10,000 20,000 डॉलर का एक बना हुआ ड्रोन इनके कई इंटरसेप्टर्स के खिलाफ एक अजाब बन गया था जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। और अभी तक अमेरिका 1400 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स एग्जॉस्ट कर चुका है ईरान के इन हमलों में। 1400, यानी ये कोई गोलियां नहीं है, ये प्रॉपर मिसाइल्स हैं और एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है। तो फायर पावर बड़ी तेजी से कंज्यूम हो जाती है। अब आप देखें 13 दिनों में इन्होंने क्या अचीव किया, कुछ भी नहीं। अब CNN के मिलिट्री एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि ईरान अपीयर्स बेटर पोजीशन देन द यूएस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक लंबी जंग के लिए ईरान की पोजीशन बेहतर है। ये हम नहीं कह रहे, ये CNN कह रहा है कि ईरान लॉन्ग टर्म वॉर के लिए ज्यादा बेहतर प्रेपरेशन में है, बेहतर तैयारी में है और अमेरिकन को इसकी नहीं आदत। उनके मुताबिक ईरान की पोजीशन लॉन्ग टर्म वॉर के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि ईरान के पास वेपन्स का एक सिग्निफिकेंट स्टॉक पाइल है जो कि उन्होंने अपनी गारों में, पहाड़ों के अंदर छुपाया हुआ है और कोई नहीं जानता कि उसकी क्या पोजीशन है। और यहाँ पर आपको फिर ख्याल आता है ईरान के सच्चे दोस्तों का, चाइना का, रूस का, जो कि डायरेक्ट जंग में एंटर नहीं होते, लेकिन ओवर द ईयर्स इन्होंने अपने पार्टनर्स की कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया। इसकी एक एग्जांपल ईरान है, दूसरी पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को मजा चखाया, वो क्या था? वो हमारी चाइना के साथ एक सस्टेन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का नतीजा था कि हमारी कैपेबिलिटीज बिल्ड हो गई और हमने बेहतर तरीके से उन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। ईरान ने भी यही किया है। ईरान यहाँ पर इनको बता रहा है कि मॉडर्न वॉरफेयर कैसे लड़ी जाती है, कैसे सस्टेनेबल ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा जाता है, जो कि इसमें अमेरिका क्लूलेस नजर आ रहा है। और आप देखें इजराइल वहां आराम से बैठ गया और अमेरिकन को आगे कर दिया और अमेरिकन का एक बार फिर 13 दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और अभी सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि तकरीबन $40 बिलियन का नुकसान हो गया है। $40 बिलियन एक मेगा अमाउंट है और अभी तो ये वो अमाउंट है जो ये बड़े एहतियात से बताते हैं। अमेरिकन एनालिस्ट मजीद ये कहते हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, वो कम ही नहीं हो रहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि हमने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेंट कर दिया है। अब ये रिटायर्ड यूएस एयरफोर्स के कर्नल बता रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी तकरीबन 70% से जायद आर्सनल पड़ा हुआ है डिस्पाइट मंथ्स ऑफ यूएस स्ट्राइक्स, यानी अमेरिका स्ट्राइक कर करके थक गया, इनका आर्सनल वो उधर ही पड़ा हुआ है, आधा भी कम नहीं हुआ। अब ये अमेरिकी कर्नल कह रहा है कि 2/3 इनके पास कैपेबिलिटी पड़ी है अभी।
अभी एक्चुअल में क्या है वो शायद इससे ज़्यादा ही हो। वो कहते हैं कि हमने सक्सेसफुली ईरान के कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को तो निशाना बनाया है, वेपन सिस्टम्स को भी टारगेट किया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है, लेकिन हम ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेंट नहीं कर सके। जो ईरान बार बार लॉन्च कर रहा है मिसाइल्स, वो कैपेबिलिटी उधर की उधर ही खड़ी हुई है। और यही नहीं, अमेरिका के जो इस वक्त टॉप मिलिट्री कमांडर हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, उन्होंने भी इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया है कि यूएस म्यूनिशन स्टॉक पाइल और दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट तेजी से इंपैक्ट हो रहा है और ईरान जंग की एस्केलेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं हमारी मिलिट्री पर। और अमेरिका के यूएन के एम्बेसडर ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है। और आपको पता है कि जब आप इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल जाया कर देते हो तो कितना टाइम लगता है उसको रिप्रोड्यूस करने में। सीबीएस न्यूज से बातचीत की है कुछ यूएस ऑफिशियल्स ने, नाम ना बताने की शर्त पर, और उन्होंने कहा है कि यूएस कैनॉट सस्टेन द रेट एट विच इट एक्सपेंडेड प्रिसीजन म्यूनिशंस अर्ली इन द कैंपेन अगेंस्ट ईरान। और वो कहते हैं कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखती, लीविंग इन्वेंट्रीज अंडर माउंटिंग प्रेशर इवन एज मिलिट्री ऑपरेशंस कंटिन्यू। यानी वो कह रहे हैं कि अभी मिलिट्री ऑपरेशंस तो कंटिन्यू रखे हुए हैं, लेकिन पीछे जो स्टॉक पाइल है, जो इन्वेंट्रीज है, उस पर दबाव पड़ रहा है। और कोई भी अगर दूसरी जंग लॉन्च हो जाती है तो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अमेरिका के पास वहां फायर पावर नहीं बचेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ईरान ने अगर इनका ये हाल कर दिया है तो चाइना क्या हाल कर सकता है इनका। तो इसलिए एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टॉक्स का जिक्र दोबारा होना शुरू हो गया है, अमरीकी हमले रुक गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अमरीकियों को यह समझ नहीं आ रही कि बार बार इजराइल इनको घसीटता है इस जंग में, इनका अपना नुकसान होता है और फिर ये जंग रोक देते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कैपेबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क के लिए। और यही जो कैंटबीर हो रहा है वहां पर बड़ी आवाजें हैं अमेरिका में जो इस हवाले से सख्त नाला हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। ये खुद अमेरिका का टॉप जनरल इस वक्त यही कह रहा है, उनके एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा है, हमारी अपनी इन्वेंट्री खत्म हो रही है। मतलब किसके लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं हमें मिल रहा, बस फजूल की एक मैडनेस है, स्ट्राइक कर रहे हैं एक क्लूलेस वॉर के लिए। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की मैनेजमेंट के हवाले से। ईरान और ओमान एक बार फिर बैठ गए हैं और एक और खतरनाक डेवलपमेंट सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक टैंकर फट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उन माइन से जाकर टकराया है जो कि IRGC ने यहाँ पर लगाई हुई थी। और यहाँ पर IRGC ने अभी तक यही पैगाम दिया हुआ है कि जब तक हमारे से कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगी शिप्स, उनके लिए हम सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते। और अमेरिका को भी यही पैगाम जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो प्राइमरी मैनेजमेंट है वो ईरान के पास ही रहेगी, ईरान या फिर दूसरे नंबर पर ओमान। तो ईरान इस लेवरेज को छोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि ये लेवरेज ईरान ये समझता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, टॉक्स में इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक लेवरेज है जिसको उन्होंने छोड़ना नहीं है और वो नहीं छोड़े। वो अपना बहुत सा मिलिट्री और सिविलियन नुकसान करा बैठे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही समझ आ रही है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो MOU साइन हुआ था इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसमें क्लैरिटी की कमी थी। तो क्लियर कट एक चीज का सामने आना होगा, दोनों पार्टीज को यहाँ पर एग्री करना होगा कि किस तरह कौन मैनेज करेगा, किस हद तक ईरान मैनेज करेगा, नहीं तो ये झड़पें चलती रहेंगी। और इसको तोड़ने के फिर बहाने भी बहुत से हैं, इसके स्पॉयलर्स भी बहुत से हैं इस पूरे रीजन में। दूसरी तरफ ईरान का एटीट्यूड देखें तो ऐसे लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्राइक से। उनके प्रेसिडेंट ने फौरन ऑर्डर दे दिया है कि जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है पिछले 13 दिनों में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। मतलब ईरानी ऐसी कौम है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हट रहे। जो टैक्टिकल लॉसेज हो रहे हैं वो उसको रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं और वो पूरी नेशन को पैगाम दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। और अमेरिका के लिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए उनको कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं मिल रही। एक एग्जिट स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने प्रोवाइड करने की कोशिश की लेकिन उसको स्पॉयलर्स ने खराब कर दिया। तो ये अब अमेरिका ने सोचना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि किस तरह एक और नया बहाना बनाकर यहाँ से एग्जिट किया जाए, नहीं तो बहुत सा नुकसान होने वाला है, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरे रीजन का, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का। और दूसरी तरफ आप देखें ये जंग किस तरह एक्सपैंड हो रही है। हुसीज और
सऊदी अरब के दरमियान जो एक नई झड़पों का आगाज हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद बाबुल मंडब स्ट्रेट की भी जो गुजरगाह है वो खतरे में पड़ गई है और हुसीज और सऊदीज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और वहां भी हमें कुछ इशारे मिले हैं बातचीत के। यूएन ऑलरेडी कोशिश कर रहा है 2022 से इन दोनों पार्टीज के दरमियान एक फाइनल डील करवाने की। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जंग का ये जो राउंड 2 था जो तकरीबन 13-14 दिन चला है, क्या अब ये खत्म होने जा रहा है क्योंकि यूएस का मिलिट्री इक्विपमेंट तेजी से डिप्लीट हो रहा है, या आपके ख्याल में अमेरिका चंद दिनों बाद फिर रियाम होकर वापस आएगा? और क्या आपके ख्याल में ईरान यूक्रेन पर डायरेक्ट हमला करके कैस्पियन सी वाले हमले का बदला लेगा? और क्या आपके ख्याल में यूक्रेन ऑफिशियली इस जंग में एंटर हो चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।